क्लासरूम। स्टार्ट करें अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल अपना कर लिया था जिसमें कि हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट किया था। अब हम अपना देख रहे हैं सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल क्या है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, डायगोनल मैट्रिक्स है जहाँ पर हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या है, आपका नॉन जीरो है। वट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ डी। अगेन मतलब इन्वर्स ही पूछा अपने से। तो वैसे तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स है, हमें जल्दी से बता देना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स को देखते ही कि क्या होगा। बट ऐसा नहीं करेंगे, अभी हम अपने ओरिजिनल जो मेथड है उससे इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेथड क्या कहता है कि डी इन्वर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी इंटू एडजॉइंट ऑफ डी, ये करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारा जीरो तो नहीं है, नहीं तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, D1 फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो D1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, बाकी जो पोर्शन बचा D2 D3 D4 एंड देन माइनस, फिर ये वाला एलिमेंट है ना जीरो और कोई मैट्रिक्स आएगी, फिर प्लस, फिर ये एलिमेंट जीरो, फिर अंदर कुछ आएगा एंड देन फिर माइनस, फिर जीरो, ये आएगा। अब अंदर कुछ भी हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, तो आपको पता है कि अगर बाहर जीरो है तो वो पूरा ही जीरो हो जाने वाला है ना। तो सिर्फ ये वाला पोर्शन हमें क्या देगा, डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, इट इज इक्वल टू D1। अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट वापिस से। तो अब देखो इसका वापिस से आप क्या करो, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालो। तो क्या आएगा, D2 एंड देन अगेन यही मैट्रिक्स। और जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आप क्या करो भाई, ये वाला एलिमेंट लिखो एंड देन कोई मैट्रिक्स आएगी, वो जीरो हो जाएगा पोर्शन, देन अगेन फिर जीरो आएगा ये वाला एलिमेंट एंड देन मैट्रिक्स, खत्म। तो ये वापस से जीरो हो गया। तो इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, D3 इंटू D4 माइनस जीरो। तो पूरा हमारा क्या आया, D3 इंटू D4। तो हमारी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया D1 D2 D3 D4, ये आया। अब देखो उसने कहा है कि D1 D2 D3 D4 ये चारों के चारों जीरो नहीं है, नॉन जीरो है चारों। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हमारी कभी जीरो हो सकती है, जब चारों में से कोई भी जीरो नहीं है तो ये जो आंसर है वो भी हमारा क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें पता चला कि मैट्रिक्स एटलीस्ट इन्वर्टेबल तो है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उसका। अब ये चेक करते हैं कि उसका इन्वर्स क्या आएगा, और हमें ये भी पता चल गया कि डिटर्मिनेंट क्या है, D1 D2 D3 D4। देखो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट दिस इज इक्वल टू D1 D2 D3 D4। क्लियर। चलो अभी एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी का मतलब क्या है कि हमें पहले सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, है ना, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी किया था। तो कोफैक्टर से ही स्टार्ट करते हैं। देखो A11 का मतलब ये वाला एलिमेंट को लो और इसकी रो छोड़ो और इसकी कॉलम, बाकी पोर्शन का डिटर्मिनेंट। तो पहले तो क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ D2 0 D3 एंड 0 0 D4। और इसका अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, इसका आंसर आएगा D2 D3 D4, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 2, तो +1 हो गया, तो ये आएगा मेरा D2 D3 D4। क्लियर। अभी निकालते हैं A12। A12 क्या आएगा, इस वाली रो को छोड़ो और इस वाली कॉलम को छोड़ो, है ना। तो -1 की पावर 1 + 2, तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़नी है ना, तो D1 आएगा, नहीं D1 नहीं आएगा, सॉरी 0 0 0 एंड 0 D3 0 0 0 D4, यही आना चाहिए ना, ये छोड़ा है ये छोड़ा है, हाँ।
अभी देखो एक कॉलम या एक रो अगर हमारी जीरो हो जाती है तो डिटर्मिनेंट हमारा पूरा क्या हो जाता है, जीरो। तो जीरो इंटू -1 जीरो, ठीक है। अब निकालते हैं A13 -1 की पावर 1 + 3। अब वापिस से हमें क्या करना है, ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़नी है। तो हाँ 0 0 0 अगेन 0 बन जाएगा, है ना। तो ये आएगा D2 0 0 एंड देन 0 0 D। तो मेरी सेकंड रो भी 0 बन रही है और फर्स्ट कॉलम भी 0 बन रही है, तो ये भी 0 है। इसी तरह से मैं A14 निकालती हूँ। A14 के साथ -1 की पावर 1 + 4 तो आएगा ही, और फिर देखो ये वाला एलिमेंट, इसके लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो ये वाला पूरा पोर्शन D2 0 0 0 D3 0। अब इसमें भी आपको पता है कि फर्स्ट कॉलम और लास्ट रो हमारी 0 है, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मेरी सिर्फ A11 ये आया है, बाकी सारे अभी फर्स्ट रो के लिए 0 आए हैं। तो ये मेरा आया था D2 D3 D4 एंड A12 13 14, ये सारे 0 हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, A21 सेकेंड रो निकाल के देख लेंगे, फिर आपको कुछ पैटर्न समझ आएगा कि क्या होगा। तो A21, अब A21 में भी वही करेंगे ना, 1 + 2 एंड देन ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम, तो 0 0 0 0 D3 0 0 0, तो ये वापस से क्या आएगा 0। नाउ A22 2 + 2, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ना है अपने को, तो ये भी छूटेगा और ये भी छूटेगा, तो हमारे पास बचेगा D1 0 0 0 D3 0 एंड 0 0 D4। और इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो तो D1 इंटू D3 इंटू D4 एंड -1 की पावर 4 है, तो ये हमारा आ जाएगा D1 D3 D। क्लियर? तो इनको मैं इरेज कर देती हूँ। तो ये वाला मेरा 0 आया है, दिस इज 0 एंड A22 D1 D3 D4। नेक्स्ट इज A23, सो A23 तो 2 + 3 हो जाएगा पहले तो यहाँ पर। फिर क्या करना है, ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़नी है ना। तो फॉर दिस एलिमेंट तो ये वाली रो छोड़ देते हैं, ये वाली कॉलम, तो क्या बचेगा अपने पास D1 0 0, तो यहाँ पे देखो D1 0 0, ठीक है। और फिर 0 0 0 आएगा एंड देन 0 0 D4 आएगा ये। अब इसमें क्या है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो 0 है, तो ये हमारा पूरा क्या आएगा 0। ओके, तो हमारा यहाँ से क्या आया, A23 भी 0 आया। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, अब A24 निकालते हैं, तो यहाँ पर भी 2 4 हो जाएगा, 2 + 4। यहाँ पर देखो तो 4 है, तो ये वाला एलिमेंट, ये रो और ये वाली कॉलम छूटेगी, D1 0 0 आएगा, देन 0 0 D3 आएगा एंड ये आएगा 0 0 0। देख लीजिए, तो हमारी लास्ट रो वापस से 0 आ गई, तो ये जो A24 है ये भी 0 आया। तो अभी देखो, मैंने फर्स्ट रो के लिए निकाला, सेकंड रो के लिए निकाला, आपको एक पैटर्न समझ आ रहा होगा। पहली बात तो जो A11 है वो नॉन जीरो आया, जो A22 है वो नॉन जीरो आया, तो इसका मतलब क्या होगा, और देखो पैटर्न भी सेम ही है ना। तो इसका मतलब जो मेरा A33 है वो भी क्या आएगा, नॉन जीरो, और A44 है वो भी नॉन जीरो आएगा, और बाकी सारे 0 आ रहे हैं। तो इसमें थर्ड वाली रो में सिर्फ थर्ड एलिमेंट हमारा नॉन जीरो आएगा, फोर्थ वाली रो में
सिर्फ फोर्थ एलिमेंट नॉन जीरो आएगा, ये चीज़ पता लगी। अब इनकी वैल्यू क्या रही है, अगर A1 1 है तो यहाँ पे D1 नहीं है, 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो अगर मैं A3 लिखूंगी तो 3 नहीं लिखना, 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे। क्लियर? तो हमारे सारे के सारे निकल गए और बाकी सारे जीरो, A31 A32 A34 41 42 43 है ना, वो वाला। तो यहाँ से मुझे पता चला। अब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखते हैं। देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या आएगी, क्या होता है बेसिकली, सारे के सारे एडजॉइंट लिखोगे और उसका ट्रांसपोज कर दोगे। तो D2 D3 D4 फिर 0 0 0, फिर सेकंड में आएगा 0, देन यहाँ पे D1 D3 D4 0 0 एंड देन 0 0, यहाँ पे D1 D2 D4 0 एंड देन 0 0 0 D1 D2 D3, और इसका करना है ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करो, यही मैट्रिक्स आएगी से करके देख लो। रो को कॉलम में इंटरचेंज करोगे तो ये एलिमेंट यहाँ आ जाते हैं, बट ये सेम ही है पहले से, तो इसका मतलब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगी तो भी यही मैट्रिक्स आएगी। तो मेरा एडजॉइंट ही आया। अब हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो ए नहीं है ये, सॉरी, हर जगह डी लिख लेना, लेकिन वो लास्ट वाले एग्जाम्पल में उसकी आदत हो गई थी ना। वैसे कोफैक्टर्स को तो ए से ही डिनोट करते हैं, ये ठीक है। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ डी आएगा। अब हमें निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स तो निकल ही गया, बस आपको डिटर्मिनेंट से डिवाइड और करना है। पता नहीं इसका ज्यादा वाइट हो गया क्या, इससे इरेज करके। तो देखो, तो मेरा जो डी इनवर्स है वो क्या आएगा, 1/d। 1/d का मतलब ये डी इनवर्स, तो D1 D2 D3 D4, ठीक है। और इनटू में पूरी है, तो मैं अभी लिख देती हूँ एडजॉइंट ऑफ डी। क्लियर? अब देखो, अगर मैं हर एक एलिमेंट को इससे डिवाइड करूँ तो इसके डिवीजन में अगर हम इसको करेंगे तो 1/D1 बचेगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, D2 D3 D4 फर्स्ट एलिमेंट, और डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सारे नॉन जीरो हैं। तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो 1/D1, यहाँ पर 1/D2, यहाँ पर 1/D3 और यहाँ पर 1/D4। तो मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, 1/D1 1/D2 1/D3 एंड 1/D। तो ये मेरा इनवर्स आ गया। तो आप एक चीज अगर ऑब्जर्व करो ध्यान से कि जो मेरी डायगोनल मैट्रिक्स थी उसके जो भी एलिमेंट थे, तो इनवर्स किया तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया उनका, और कोई चेंज नहीं आया, है ना। क्या हो गया, देखो D1 था तो 1/D1 आया, D2 था तो यहाँ पे 1/D2 आया, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मेरा जो है सेकंड एग्जाम्पल हो गया और हमारा इनवर्स निकल गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले हम एक आर्टिकल देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, और पहले थ्योरम भी है, फिर हम उसके बाद अपना थर्ड एग्जाम्पल करेंगे। तो देखो मतलब क्या है इसका, कि अगर आपके पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, मतलब कि सपोज मैंने आपको लीनियर इक्वेशन दी, ax + by इज इक्वल टू सम c, लीनियर है ना, मतलब x और y की एक ही पावर है, ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, मैंने 2 वेरिएबल का लिया है, तो आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। y इज इक्वल टू c, जो भी है, c - ax/b, है ना। अगर b मेरा नॉन जीरो है और अगर आप मुझे x की वैल्यू दोगे तो मैं y की वैल्यू बता सकती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपको x की वैल्यू पता होगी, बट x खुद वेरिएबल है। तो इसका मतलब आपको अगर 2 वेरिएबल गिवन है तो आपको एटलीस्ट 2 इक्वेशंस चाहिए ही चाहिए, 2 से ज़्यादा की भी नीड हो सकती है। तो आपको एक और इक्वेशन चाहिए, सपोज cx d कुछ भी, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल के और यहाँ पुट कर सकते हो, ऐसा कुछ। तो
आपके पास जितने वेरिएबल्स इंक्रीज होते जाएंगे उतनी ही आपको इक्वेशंस की नीड होती रहेगी, और उन इक्वेशंस को सोल्व करना फिर आपका टास्क बन जाता है। 2 इक्वेशंस तक ठीक है, 3 इक्वेशंस तक भी आप सोल्व कर सकते हो, बट जैसे जैसे वेरिएबल्स हमारे इंक्रीज होते रहेंगे वैसे वैसे आपके लिए टास्क डिफिकल्ट होता रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी मैट्रिक्स का यूज़ करना सीखेंगे। अगर मैं ये वाला सिस्टम देखूँ, मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी और एक ये मैट्रिक्स, एक इक्वेशन दी और एक ये इक्वेशन दी, तो आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी डी ई एंड देन एक्स वाई इज इक्वल टू सी एंड एफ। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई है ना, तो ये वाली जो वैल्यू है ये मेरा क्या आएगा, ये सिर्फ ये लिख रही हूँ मैं अभी, तो ये मेरा आएगा ए एक्स प्लस बी वाई, और ये क्या आएगा डी एक्स प्लस ई वाई, और मैंने लिखा है इसको इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल। तो यहाँ से यही तो इक्वेशन थी कि ए एक्स प्लस बी वाई किसके इक्वल होना चाहिए, सी के, और डी एक्स प्लस ई वाई एफ के, है ना, ये चीज़ें देखी थी हमने। तो अब आप देखो ध्यान से कि मैंने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में तो लिख दिया, अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये मेरी एक मैट्रिक्स है ए, और इसको मैं लिखूंगी एक्स, एक्स का मतलब जहाँ पर मेरे वेरिएबल है, कैपिटल एक्स का मतलब वो हो गया, और यहाँ पर हो गया जो मेरा राइट हैंड साइड में, तो मैंने इसको दूसरी मैट्रिक्स नाम दे दिया बी। तो मेरे पास सिस्टम क्या आया, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस टाइप से। अब मेरा काम है इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करना। ये 2 वेरिएबल के लिए आसान लग रहा है, बट अगर कितने भी वेरिएबल हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे, और फिर हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी एक थ्योरम है हमारे पास इसके बेस पर ही, कि अगर मैं आपको कोई भी सिस्टम दूं, अगर मैं आपको ये सिस्टम दे रही हूँ ए एक्स इज इक्वल टू बी, पहली बात ऐसा नहीं है कि आप लग जाओ बस इसको सॉल्व करने, पहले ये चेक करो कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो ये जो थ्योरम है वो हमको बताती है कि कब आप सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसने कहा कि ये मैंने सिस्टम दिया, पहली बात तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, मतलब कि ए हमारी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। देन उसके बाद इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो हमें क्या प्रूव करना है कि देन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। और दूसरी बात हमें बताना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब कि कोई दूसरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैंने आपको ए दे दी, बी दे दी, आप मुझे x की वैल्यू निकाल के दिखा सकते हो, बट x मतलब और कोई वैल्यू नहीं हो सकती वेरिएबल्स की, तो x और y क्या करेंगे, यूनिक वैल्यू रखेंगे। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो पहले तो आप ये दिखाओ कि सच में ये x एग्जिस्ट करता है, फिर हम बाद में यूनिकनेस की बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मुझे ये गिवन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, और ये भी गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये हमने लास्ट वाली वीडियोस में पढ़ा है। तो यहाँ से मैं कह दूंगी कि ओके ए इन्वर्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्लियर। अब अगर मेरा ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो मुझे क्या चाहिए, एक्स अकेला चाहिए और मुझे बी के साथ ए इन्वर्स चाहिए, तो क्यों ना मैं दोनों साइड ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूँ। प्री मल्टीप्लाई का मतलब आगे की साइड, पीछे नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स में आगे मल्टीप्लाई करना और पीछे मल्टीप्लाई करना बहुत डिफरेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है। इसमें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एंड ये हमको पता है ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस,
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो x इज इक्वल टू, क्लियर। तो मुझे पता लग गया ओके, हाँ मुझे x की एक वैल्यू तो मिलेगी और वो वैल्यू क्या होगी, a इनवर्स b। ये तभी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हमारा a इन्वर्टेबल है। अब सपोज करो कोई दूसरा सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, मान लो सपोज करो ऐसे ऐसे आपको 2x मिल गए, तो मैं मान लेती हूँ लेट x तो इसमें ही दे रखा है ना, तो मैं मान लेती हूँ कैपिटल X1 एंड X2 बी द टू सॉल्यूशंस, हाँ टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस वन। अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा कि ax1 भी b के इक्वल और ax2 भी b के इक्वल, क्योंकि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब क्योंकि ये वैल्यू भी एक के इक्वल, ये भी उसी के इक्वल, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल है, तो ax1 ax2। अब आप क्या कर सकते हो, आपको देखो ये दिखाना है कि आपने दो सॉल्यूशन मान के चले बट वो दोनों है सेम, अलग अलग नहीं है, तो आपको बेसिकली x1 और x2 को इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या किक करता है कि हम क्या कर सकते हैं, a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, a इनवर्स और a मिलकर आइडेंटिटी बन जाएंगे, a खत्म, है ना। तो हम यही करने वाले हैं, हम क्या करेंगे a इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा आएगा is equal to this and this is identity, this is identity, identity into x1 identity into x2, तो this is equal to x1 is equal to, इसका मतलब हम अगर दो सॉल्यूशंस मान के चलेंगे तो वो अलग अलग नहीं हो सकते, वो सेम ही होंगे, इसका मतलब सॉल्यूशन इज यूनिक, क्लियर। ओके, अब आते हैं हम अपने एग्जांपल पे। उसने क्या कहा कि अब मैं आपको एक सिस्टम दे रहा हूँ, अब उसको सॉल्व करके दिखाओ। चलो तो उसने एक सिस्टम दिया है हमको, एग्जांपल थर्ड है, टू एक्स प्लस 3y (15) 3 5 2 5 2 3। and this is 12 and 13। अब मुझे x, y और z की वैल्यू निकाल के दिखानी है, ये मेरा टास्क है। तो इसको वही मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस, क्लियर। अब पहले तो आप ये चेक करो कि ये मेरा a है, ये x है और ये b है, तो पहले हमें चेक करना है कि a का डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आ रहा, फिर तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पहले a का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालो, 2 5 2 2 3 -3 3 5 2 3। क्लियर, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो 2 5 15 -4 -3 3 9 -10
प्लस 5, 3 दूनी 6 माइनस 25। ठीक है, तो ये मेरा आएगा 2 इंटू 11 माइनस 3 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 5 इंटू, ये कितना हो गया माइनस के 19। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है देखते हैं, वो आ रहा है माइनस ऑफ 70 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप ए का इनवर्स फाइंड आउट करके आओ, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालो। मैं आपके लिए लिख देती हूँ, वैसे तो एग्जाम्पल सोल्व है बट आपको सॉल्यूशन नहीं देखना, एडजॉइंट निकालो खुद से और फिर ए इनवर्स निकल जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ हमारा ए इनवर्स क्या आएगा, क्योंकि ये हमने अभी एग्जांपल्स में किया है तो आपको पता होगा कि कैसे निकालते हैं। तो ए इनवर्स इज 1/70, 11 1 19, 1 minus 19 and 11 minus 19 11 था। ठीक है, ये आई है मेरी ए इनवर्स। ये आपके लिए होमवर्क है, आप किसी कोई भी एग्जाम्पल को नहीं देखेगा, बुक में जाके आराम से सॉल्व करो और ये सॉल्यूशन आना चाहिए, मैच करो। फिर अभी हमें क्या करना है, ये ए इनवर्स आया है बट मेरा जो एक्स है वो क्या था, ए इनवर्स इंटू बी। तो मुझे इस मैट्रिक्स की बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। बी मेरा ये है 15 12 13। तो अभी करते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू 1/70 को बाहर ही रखते हैं एंड 11 इंटू 15 प्लस 12 इंटू 1 एंड माइनस 19 इंटू 13 एंड देन 1 इंटू 15 माइनस ऑफ 19 इंटू 12 एंड प्लस 11 इंटू 13 एंड माइनस 19 इंटू 15 प्लस 11 इंटू 12 एंड देन प्लस 13। तो इसको आप सॉल्व करोगे क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन है। तो ये जो आंसर आया वो मेरा x आया है। तो ये वैल्यू है x की, ये है y की और ये है z की। मतलब इस पूरे को डिवाइडेड बाय 70 करना है तो x आएगा, फिर y आएगा, फिर z। तो इस तरह से हमने क्या किया, इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और आप मुझे बताना कि आपको कोई भी अगर डाउट आ रहा है एडजॉइंट निकालने में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।